आपके थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल थियरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स सिलेबस की फिफ्थ एंड लास्ट यूनिट डेमोक्रेसी। अभी तक आपने फंडामेंटल कंसेप्ट्स लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स को समझा है, बट इन दिस यूनिट हम मच मोर इन डेप्थ कंसेप्ट्स देखने वाले हैं रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। ब्रॉडली विल कवर ऑल द फोर सब टॉपिक्स ऑफ द यूनिट टू इंश्योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज एग्जाम प्रिपेयर्डनेस इन वन शॉट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में हमें डेमोक्रेटिक बताता है एंड हाउ फ्रीक्वेंटली दिस कंसेप्ट इज टॉक्ड इन द जनरल डिस्कोर्स, इसलिए डेमोक्रेसी के नुआंसेस को समझेंगे। टुवर्ड्स द एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ पीवाईक्यूज भी देखेंगे, तो लेट्स बिगिन। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। यहाँ लोगों की सरकार है। ग्रीक शब्द डेमोस और क्रेटोस से निकला है। ये टर्म हमेशा से एक कंटेस्टेड कंसेप्ट रहा है, क्योंकि इसका मीनिंग और प्रैक्टिस अलग अलग समय और अलग अलग जगह पर बदलता रहा है। क्लासिकल डेमोक्रेसी जैसे एथेंस में डायरेक्ट थी, लोग खुद डिसीजन लेते थे, लेकिन यहाँ भी विमेन, स्लेव्स और फॉरेनर्स एक्सक्लूडेड थे। मॉडर्न डेमोक्रेसी लिबरल इंडिविजुअलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मास मूवमेंट्स के कंटेक्स्ट में इवॉल्व हुई है। जॉन लॉक ने इसे नेचुरल राइट्स प्रोटेक्ट करने का तरीका माना है, ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इसके साथ एक लिमिटेड गवर्नमेंट। रूसो ने कलेक्टिव सेल्फ रूल और मॉरल ऑटोनॉमी पे जोर दिया, जबकि जेएस मिल ने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए क्रूशल माना। कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स जैसे रॉबर्ट डाल ने पोलियार्की यानी प्लूरलिस्ट कंपटीशन को डेमोक्रेसी के लिए सेंट्रल एलिमेंट बनाया। आज की डेमोक्रेसी इन्हीं डिवर्स ट्रेडिशंस का एक सिंथेसिस है। डेमोक्रेसी की मॉडर्न जर्नी को समझने के लिए सैमुअल हंटिंगटन की वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन का आइडिया यूज़फुल है। पहली वेव 19th सेंचुरी यूरोप में सफरेज एक्सपेंशन के साथ शुरू हुई, फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू डीकॉलोनाइजेशन और पोस्ट कोल्ड वॉर ट्रांजिशंस के टाइम पर डेमोक्रेसी और फैली, लेकिन इसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं रहा। लिबरल डेमोक्रेसी, जिसमें इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ और सिविल लिबर्टीज सेंट्रल होते हैं, वेस्ट में डोमिनेंट है। लेकिन सोशलिस्ट कंटेक्स्ट में पीपल्स डेमोक्रेसी या अथॉरिटेरियन रिजीम्स में इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म भी अपने अपने वर्जन्स के साथ एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं। इंस्टीट्यूशनली डेमोक्रेसी दो मेन फॉर्म्स में आती है, विच आर डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली रेफरेंडम्स, इनिशिएटिव्स या रिकॉल के जरिए पार्टिसिपेट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मॉडर्न नेशन स्टेट्स में है, इलेक्टेड ऑफिशियल्स के थ्रू डिसीजंस लेती हैं, लेकिन यहाँ पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादातर पीरियोडिक इलेक्शंस तक लिमिटेड हो जाता है। डेमोक्रेसी को समझने के लिए दो इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस यूज़ होते हैं, प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का मतलब है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यूनिवर्सल सफरेज और पॉलिटिकल कंपटीशन, लेकिन सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी उसके रिजल्ट्स पर फोकस करती है, जैसे सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। अक्सर सिस्टम प्रोसीजरली डेमोक्रेटिक होता है, लेकिन सब्सटेंटिवली फेल कर जाता है जब इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन डोमिनेट करते हैं। इंडिया इज़ अ ग्रेट केस स्टडी। यहाँ डेमोक्रेसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल है। सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट सब कुछ है। इसके कमिटमेंट इंश्योर है, पर प्रोसीजरली रेगुलर इलेक्शंस भी होते हैं। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस जैसे इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी डेमोक्रेटिक बैकबोन भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सब्सटेंटिव चैलेंजेस अभी भी हैं। कास्ट एक्सक्लूजन का हो, कम्युनलिज्म का हो या इनइक्वालिटी का हो, आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए इंडियन डेमोक्रेसी एक इवॉल्विंग एक्सपेरिमेंट है, जो प्रियम्बल की जस्टिस और इक्वालिटी की स्पिरिट को प्रोसीजरल रिगर के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। डेमोक्रेसी इन एसेंस एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक डायनामिक प्रोसेस है, शेप्ड बाय पीपल्स स्ट्रगल्स। लिबरल डेमोक्रेसी, अब इसको समझें तो दो चीज़ें याद रखनी चाहिए। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो इंडिविजुअल लिबर्टी और पॉपुलर सोवरेनिटी को कंबाइन करता है। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में ये सबसे डोमिनेंट मॉडल बन गया। फ्रांसिस फुकुयामा ने 1992 में क्लेम भी किया था कि लिबरल डेमोक्रेसी ने फासिज्म और कम्युनिज्म को डिफीट करके एंड ऑफ हिस्ट्री सिग्निफाई कर दी है, यानी अब कोई ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी बची ही नहीं है। इसके कोर पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सिविल लिबर्टीज और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। लिबरल डेमोक्रेसी लिमिटेड गवर्नमेंट का आइडिया प्रमोट करती है, जहां रूलर्स को लोगों के कंसेंट के थ्रू इलेक्ट किया जाता है और बेसिक फ्रीडम्स जैसे स्पीच, रिलीजन और एसोसिएशन की प्रोटेक्शन होती है। जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू जैसे थिंकर्स ने इसका थ्योरेटिकल बेस दिया है। लॉक ने नेचुरल राइट्स और कंसेंट ऑफ द गवर्नड पे फोकस किया है, और मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स को सेंट्रल बनाया है। प्रैक्टिकल लेवल पे इस सिस्टम को सस्टेन करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, प्लूरलिस्ट पार्टी सिस्टम और फ्री प्रेस ज़रूरी है। ये इंस्टीट्यूशंस इंश्योर करते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ना रहे, बल्कि अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेशन के साथ चले, इसलिए इन्हें पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है।
आज के ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप में लिबरल डेमोक्रेसी अभी भी प्रीडोमिनेंट मॉडल है। नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, एशिया पैसिफिक के कुछ हिस्सों में आज भी ये बहुत ही ज़्यादा डीपली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। लेकिन पास्ट फ्यू डेकेड्स ने दिखाया है कि ये मॉडल फ्रेजाइल भी हो सकता है, क्योंकि पॉपुलरिज्म का राइज, ग्रोइंग इनइक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, जैसे हंगरी, पोलैंड एंड इवन यूएस में ट्रम्प एरा की जो डिबेट्स हैं, इसका क्राइसिस एक्सपोज हुआ है। इसके 2 मेजर फॉर्म्स समझने बहुत ज़रूरी हैं लिबरल डेमोक्रेसी के। पहली है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। इस मॉडल के रूट्स जेरेमी बेंथम, जेम्स मैडिसन और नोजिक जैसे थिंकर्स में मिलते हैं। यहाँ स्टेट को नेसेसरी इविल माना जाता है। इसका काम सिर्फ इतना है कि इंडिविजुअल राइट्स को आर्बिट्ररी रूल्स या मेजॉरिटी के टायरनी से प्रोटेक्ट करें। कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, लीगल सेफगार्ड्स और इंडिपेंडेंट जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस मिलता है। ये मॉडल लार्जर फेयर कैपिटलिज्म और लेगिटिव लिबर्टी यानी फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस के साथ अलाइन करता है। यानी अगेन ये थोड़ा प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की तरफ अलाइन कर रहा है। दूसरी है डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, जहाँ जेएस मिल ने इसे आर्टिकुलेट किया है। इस फॉर्म का फोकस राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं बल्कि सिटीजन्स के मॉरल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर भी है। पार्टिसिपेशन को एक स्कूल ऑफ सिटीजनशिप माना गया है, जहां लोग वोटिंग, डिबेटिंग और पब्लिक अफेयर्स में एंगेज होकर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रैशनल ऑटोनॉमी डेवलप करते हैं। लेकिन डेलिबरेटिव डेमोक्रेट्स जैसे एमी गटमैन और सैला बेन हैबिब ने इस विजन को एक्सपैंड किया है, आर्ग्यूइंग कि डेमोक्रेसी का एसेंस है रीजनड डेलिबरेशन एंड इंक्लूसिव डायलॉग। क्रिटिकल लेंस भी है लिबरल डेमोक्रेसी का, उससे देखें तो इसके कुछ स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शन सामने आते हैं। हर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के एक अलग डायमेंशन हाईलाइट करते हैं लिबरल डेमोक्रेसी की क्रिटिक में। एलिटिस्ट क्रिटिक कहता है, जैसे जोसेफ कहते हैं, कि डेमोक्रेसी का मतलब लोगों का सेल्फ रूल नहीं बल्कि एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल है अमॉन्ग एलिट्स, जहां सिटीजन सिर्फ वोट करते हैं और रियल डिसीजन मेकिंग हमेशा एलिट के हाथ में रहती है। सी रेड मिल्स ने अपने पार एलीट थीसिस में आर्ग्यू किया कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री एलीट्स तक इंटरकनेक्टेड क्लास बना के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। यानी डेमोक्रेसी एक फसाड बन के रह जाती है, जहां आम लोग सिर्फ पैसिव वोटर्स हैं, उनका डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं बचता। दूसरा मार्क्सिस्ट क्रिटिक है। कार्ल मार्क्स के लिए लिबरल डेमोक्रेसी एक बॉर्जुआ डेमोक्रेसी है, जो सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास के इकोनॉमिक डोमिनेंस को मास्क करती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी, वन वोट पर पर्सन के पीछे एक्चुअल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी छुपी हुई है। पॉलिटिकल इक्वालिटी आपको दिखाई जा रही है, पर उसके पीछे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी छिपी है। जी विलियम डॉमॉफ कहते हैं कि दिखाए कि कॉर्पोरेट एलिट्स और रूलिंग क्लास पॉलिसी डिसीजंस को इनडायरेक्टली मैनिपुलेट करते हैं। चाहे फॉर्मल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती हो, उससे इकोनॉमिक लेवल पे कोई भी चेंज नहीं आता। तीसरा फेमिनिस्ट क्रिटिक है। कार्ल पेटमैन और दूसरे फेमिनिस्ट थेरिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी एंड्रोसेंट्रिक है, यानी इसका फ्रेमवर्क जेंडर न्यूट्रल दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली वो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को इग्नोर करता है। इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक डिसीजन मेकिंग में विमेन की रिप्रेजेंटेशन और एक्सपीरियंसेस को सिस्टमैटिकली मार्जिनलाइज किया गया है। इसलिए सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी काफ़ी नहीं है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी के लिए सोशल और कल्चरल बैरियर्स तोड़ना ज़रूरी है। मल्टीकल्चरलिज्म की तरफ आगे बढ़ें तो मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है कि एक पॉलिटिकल कम्युनिटी अपने अंदर एग्जिस्ट करते डिवर्स कल्चरल, एथनिक, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप्स को नॉट ओनली टॉलरेट करे बल्कि एक्टिवली रिकॉग्नाइज और अकोमोडेट भी करे। ये 1970s के बाद ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ, जब लिबरल डेमोक्रेसीज में इमिग्रेशन बढ़ा और माइनॉरिटीज़ ने इक्वल राइट्स के साथ साथ कल्चरल रिकॉग्निशन भी डिमांड करना शुरू कर दी। एग्जाम्पल है कनाडा में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मल्टीकल्चरलिज्म को नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना, यूके में रेस रिलेशंस और माइनॉरिटी राइट्स के पॉलिसीज़ बनाना, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म और लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म के थ्रू एकोमोडेशन हुई। यहाँ तो सारे स्टेट्स ही लिंग्विस्टिक हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म कहता है कि स्टेट न्यूट्रल होना चाहिए, सबको एक ही सेट ऑफ राइट्स मिलते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड। मल्टीकल्चरलिज्म चैलेंज करता है इसको, कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब हमेशा सेम ट्रीटमेंट नहीं होता। कभी कभी ग्रुप स्पेसिफिक राइट्स देने पड़ते हैं ताकि रियल इक्वलिटी हो सके। एग्जाम्पल है इंडिजिनस राइट्स, लैंड राइट्स इन कनाडा, लैंग्वेज राइट्स इन इंडिया लाइक तमिल, बंगाली एक्सेट्रा। 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और रिलीजियस एग्जाम्पशंस एक ऐड भी हुई है। विल लिगा की तरफ से देखने को मिलता है कि कल्चरल मेंबरशिप एक बेसिक कंडीशन है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के लिए। अगर एक इंसान अपनी कल्चरल आइडेंटिटी लूज कर दे तो वो मीनिंगफुल लाइफ चॉइसेस एक्सरसाइज नहीं कर पाता। इसलिए स्टेट को माइनॉरिटी कल्चर्स को सपोर्ट करना चाहिए थ्रू एजुकेशन, लैंग्वेज राइट्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन।
चार्ल्स टेलर पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की बात करते हैं, जब किसी ग्रुप की आइडेंटिटी को इग्नोर या मिस रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, तो वो एक फॉर्म ऑफ ऑपरेशन हो जाता है। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन से ही डिग्निफाइड सिटीजनशिप पॉसिबल है। मल्टीकल्चरलिज्म एक नॉर्मेटिव प्रोजेक्ट है जो लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर ही ग्रो हुआ, पर लिबरल न्यूट्रलिटी को रिडिफाइन करता है। इसका फोकस है डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, एकोमोडेट करना और इस बेसिस पर इक्वालिटी को स्ट्रेंथन करना। मल्टीकल्चरलिज्म को समझने के एक की कंसेप्ट है टॉलरेशन। इसका मतलब है ऐसी बिलीफ्स या प्रैक्टिसेस जो हमें पसंद नहीं, उन्हें टॉलरेट करना जब तक वो डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स को वायलेट ना करें। जॉन लॉक ने सबसे पहले रिलीजियस टॉलरेशन की बात की थी, लेकिन मॉडर्न थिंकर्स लाइक बिहू पारेख कहते हैं कि सिर्फ टॉलरेट करना काफ़ी नहीं है, हमें डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। मल्टीकल्चरल पॉलिसीज़ अलग-अलग फॉर्म्स ले सकती हैं, जैसे पॉलीएथनिक राइट्स लाइक कल्चरल एग्जेम्पशंस, मल्टीनेशनल फेडरलिज्म जैसे कनाडा में, क्यूबेक स्पेशल स्टेटस और या ग्रुप रिप्रेजेंटेशन जैसे रिजर्व्ड सीट्स या लैंग्वेज राइट्स। लेकिन इसके क्रिटिक्स भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म डिविजन्स को डीपन करता है और नेशनल यूनिटी को कमज़ोर कर देता है। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स जैसे सुज़न मॉलर रॉकिन वार्न करती हैं कि कभी-कभी कल्चरल प्रोटेक्शंस पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस को परपेचुएट भी करते हैं। एंड में मल्टीकल्चरलिज्म की वायबिलिटी इस पर डिपेंड करती है कि क्या वो इंक्लूसिव सिटीजनशिप को प्रमोट करती है विदाउट अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डिबेट पे आए तो डेमोक्रेटिक थ्योरी में एक मेजर डिबेट है रिप्रेजेंटेशन वर्सेस पार्टिसिपेशन की। दोनों का गोल विल ऑफ द पीपल को रिफ्लेक्ट करना है, लेकिन दोनों के तरीके अलग हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं जो उनकी तरफ से डिसीजन लेते हैं। थिंकर्स जैसे जोसेफ शम्टर और जेएस मिल ने इस मॉडल को सपोर्ट किया है। उनका कहना था कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मिल ने तो रिप्रेजेंटेशन को बैलेंस माना है, एक्सपर्टीज़ के साथ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर होती है। रिप्रेजेंटेशन के भी फ़ायदे हैं। ये एफिशिएंसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और स्पेशलाइजेशन को अलाउ करता है। सिटीजन्स कॉम्प्लेक्स पॉलिसी मेकिंग को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डेलीगेट कर देते हैं। अब सिटीजन्स तो काम कर नहीं सकते, जिससे गवर्नेंस स्मूथ हो जाती है। लेकिन इसका टेंशन ये है कि जितना ज़्यादा हम रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड होते हैं, उतना ही सिटीजन्स का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। अगेन वही क्रिटिक ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, जहाँ सिटीजन्स पैसिव होते जा रहे हैं और वहीं से डिबेट शुरू होती है। डेमोक्रेसी के अंदर इस बड़ी डिबेट में क्रिटिक्स बोलते हैं कि अगर हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करें तो सिटीजन्स का पॉलिटिकल लाइफ से कनेक्शन वीकन हो जाता है। डेमोक्रेसी बस एक रिचुअल बन जाती है, हर कुछ साल बाद वोट डालो और काम खत्म। एलिटिस्ट थेरिस्ट जैसे सी राइट मिल्स और रॉबर्ट माइकल्स कहते हैं कि असली पार हमेशा एलिट्स के पास होती है। वोटर्स के पास सिर्फ इल्यूजन होता है चॉइस का। जब एलिट्स के पास ही पार होनी है तो वोटर्स के पास तो सिर्फ इल्यूजन है कि हम चुन रहे हैं। इस वजह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कभी-कभी हॉलो लगती है। दूसरी तरफ है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। रूसो के इन्फ्लुएंस से इंस्पायर्ड है। ये मॉडल कहता है कि रियल फ्रीडम तभी मिलेगी जब सिटीजन्स खुद डायरेक्टली एंगेज करें। कैरोल पेटमैन और बेंजामिन बाबर जैसे थेरिस्ट डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नेंस और डिलिबरेटिव फोरम्स के सपोर्टर हैं। आइडिया ये है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन से सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और इक्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लार्ज स्केल सोसाइटीज़ में हाई पार्टिसिपेशन टाइम कंज्यूमिंग और इनएफिशिएंट हो सकते हैं। प्लस कभी-कभी मेजॉरिटेरियनिज्म माइनॉरिटी राइट्स को सप्रेस भी कर सकता है। अगर लोग डिसाइड करें और लोगों में एक कल्चरल या कोई भी आइडेंटिटी बेस्ड ग्रुप हो जो मेजॉरिटी में है, तो माइनॉरिटी को अंडरमाइन भी कर सकता है। इसलिए ये डिबेट क्रूशियल है। एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी की एक तरफ प्रो है वर्सेस दूसरी तरफ प्रो है एंगेजमेंट और एम्पावरमेंट का। हिस्ट्री और प्रेजेंट दोनों में हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो इस डिबेट को अलाइव रखते हैं। रिप्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल्स हैं यूके और इंडिया जैसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में, जहां लार्ज डिवर्स सोसाइटीज एफिशिएंटली रन होती हैं थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यूएस कांग्रेस भी एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है, लेकिन लॉबिंग और मनी पावर से सिटीजन्स एलिनेशन होता है, ये क्रिटिक है। पार्टिसिपेशन के एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे एंशिएंट एथेंस में डायरेक्ट असेंबलीज हुआ करती थी, एक्लेशिया। हमने आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी सभा एंड समिति पढ़ा था, जहाँ लोग लॉज और पॉलिसीज पे डिसाइड करते थे, बट विमेन्स, स्लेव्स और फॉरेनर्स एक्सक्लूडेड थे। ये एथेंस की बात हो रही है। स्विस कैंटन्स में रेगुलर रेफरेंडम्स होते हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसीज को अलाइव रखते हैं। पोर्टो ऑफ ब्राज़ील का पार्टिसिपेटरी बजटिंग और केरला का पीपल्स प्लान इन इंडिया में लोकल पार्टिसिपेशन का प्रैक्टिकल मॉडल दिखता है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन स्केलेबिलिटी लिमिटेड रहती है, बहुत बड़े लेवल पे करना मुश्किल है। आज के टाइम में रेफरेंडम्स जैसे ब्रेक्सिट और ई पार्टिसिपेशन यानी ऑनलाइन पिटीशंस
पार्टिसिपेटरी पुश दिखाते हैं और पार पोलराइजेशन और डिजिटल डिवाइड के रिस्क्स पे भी राइड करते हैं। गांधी से भी आपको डिसेंट्रलाइजेशन के मॉडल का आइडिया दिखता ही है। तो ये था एक ग्लिम्स इनटू योर पीटीसीडी यूनिट 5। वी हैव कवर्ड ऑल दैट यू वुड नीड फॉर दिस यूनिट, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द कोर concepts of democracy, liberal democracy and its critiques, multiculturalism and toleration, and the representation participation debate, and covered all the important thinkers who contributed to this. अब कुछ FAQs देखें तो based on our slides content and the video, you could deal with all the questions around democracy, deliberative, participative, republic, representative democracy, the debate, liberal democracy as well. इनफैक्ट ऑलरेडी आप क्वेश्चंस को रीड करते हुए ही अपने माइंड में काफ़ी क्लियरली पॉइंट जनरेट कर पा रहे होंगे, और एल्स यू कुड रीवॉच द वीडियो। डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी आपको थोड़ा नया वर्ड लग सकता है, लेकिन वो वही डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है जहाँ लोग खुद डिलिबरेट करते हैं। एंड रिपब्लिक डेमोक्रेसी भी नया वर्ड लग सकता है, बट वो वही पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात हो रही है जहाँ लोग इलेक्ट करते हैं। इतना ही था इस वीडियो में। वी होप दैट यू विल प्रोसीड टू लर्न मोर ऑन द डिस्कस्ड टॉपिक्स फ्रॉम academic and non-academic sources. In the I button above in the description box, there are some easily navigable links which may aid your curiosity and understanding. Thank you so much for tuning in till the very end. The PDF of the slides could be downloaded from the WhatsApp and Telegram channels of The Political. Please press the like button, subscribe to The Political, and most importantly, share the video with your peers and classmates, only if you find it helpful. जल्द ही मिलते हैं with the next unit or maybe the next year.